दिल का हालचाल जानेंगे। आपका दिल कभी घबराता होगा, कभी टूटता भी होगा, कभी कहीं लगता होगा तो कभी कहीं पर आपका दिल नहीं भी लगता होगा। ये सभी भावनाएं दिल से जुड़ी हुई हैं और इन भावनाओं का असर आपके दिल की सेहत पर यानी आपके दिल के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और अगर आपका दिल दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको आपके दिल को स्वस्थ रखने के तरीके बताएंगे। भारत में इस समय दिल के मरीजों की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है और वर्ष 2030 तक ये आंकड़ा दोगुना हो जाने की आशंका है। लेकिन दिल सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं का केंद्र भी है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हृदय आपके लिए अथक परिश्रम करता है, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने दिल के लिए क्या करते हैं। इसलिए आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आप कोरोना काल में अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में 250 करोड़ बार धड़कने वाले इस दिल को आप धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। इसके बाद हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके पास दिल ही नहीं है, जिन्हें अंग्रेजी में हार्टलेस कहते हैं। 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था। आरोप है कि न सिर्फ इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, बल्कि उसके शरीर को गंभीर चोटें पहुंचाई गई। इन्हीं चोटों की वजह से आज इस लड़की की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। इस मौत ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर 8 साल पहले निर्भया गैंगरेप के बाद सड़कों पर बड़े बड़े आंदोलन जब हुए थे, आंदोलनों की शुरुआत करने वाला यह देश एक बार फिर से नींद में क्यों चला गया है। आज हम आंकड़ों और तस्वीरों की मदद से आप सबको इस नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आज रात 10 बजे हम एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ का पर्दाफाश करेंगे। यह संस्था खुद को मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला एक एनजीओ बताती है, लेकिन असल में यह संस्था एक खास एजेंडे के तहत काम करती है। यह एक ऐसी प्रोपेगेंडा मशीन है जिसका मकसद भारत को कमजोर करना है, भारत को तोड़ना है और टुकड़े टुकड़े गैंग को मजबूत करना है। इसलिए आज हम एमनेस्टी समेत उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज की पोल खोलेंगे जो भारत को अपना वैचारिक उपनिवेश बनाकर रखना चाहते हैं। और आखिर में हम आपको दुनिया के 2 देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हुए युद्ध के बारे में बताएंगे। इस समय की बड़ी खबर यह है कि इस युद्ध में दुनिया के और कई बड़े बड़े देश कूद गए हैं। अजरबैजान का समर्थन करने वाले टर्की के एक F-16 फाइटर जेट ने आर्मेनिया के एक सुखोई फाइटर जेट को मार गिराया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध ने कैसे दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने लद्दाख पर अवैध कब्जे के चीन के आरोप का जवाब LAC पर चीन के दावे को खारिज करते हुए दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा, भारत ने कभी भी एक तरफा कार्रवाई के तहत 1959 में बनाई गई वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं किया है। हमारी ये स्थिति हमेशा से रही है और चीन समेत सभी को इस बारे में पता है। भारत ने कहा कि सीमा पर शांति के लिए चीन को समझौतों का सम्मान करना होगा। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके लद्दाख को भारत के अवैध कब्जे में बताया था और कहा था कि चीन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को मान्यता नहीं देता है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आ रहा है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत कल फैसला सुनाएगी। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित साजिश थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहा दिया गया था। बाबरी विध्वंस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके अलावा बाला साहेब ठाकरे, रामविलास वेदांती और उमा भारती समेत 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से अब सिर्फ 32 आरोपी ही जीवित हैं। सीबीआई कोर्ट ने बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सभी आरोपियों को पेश रहने के लिए कहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उमा भारती को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। ज्यादा उम्र होने की वजह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और नृत्य गोपाल दास के मौजूद होने पर सस्पेंस है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने हाथरस पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है, ऐसा किसी बेटी के साथ में न होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है पीड़ित ने 3 अलग अलग बयान दिए हैं। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट क्या चल रहा है, इसीलिए हम FSL की रिपोर्ट का इंतजार करें।
आरोप है कि 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद पीड़ित की जीभ काट दी थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जिसने भी किया है, जो दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल भी रखी जाएगी कि इस प्रकार की हरकत उत्तर प्रदेश में फिर न हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात कर सांत्वना दी और न्याय का भरोसा दिलाया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। हाथरस गैंगरेप के विरोध में भीम आर्मी ने सफदरजंग अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। एमनेस्टी ने कहा कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली दंगों और कश्मीर पर बोलने की सजा मिल रही है और निष्पक्ष आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एमनेस्टी ने आरोप लगाया कि उसके बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसके लोगों को भारत में काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्र सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने उसके रुख और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सच्चाई से दूर बताया। बीजेपी ने एमनेस्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो आतंकी संगठनों को सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स कहते हैं। जो भारत के मानवाधिकार पे तो खूब जम के बोल रही है, सही या गलत वो बाद में चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में कतई कुछ नहीं कहती। क्या इस मानवाधिकार की जो ये संस्था है, इसको पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके मानवाधिकार दिखाई नहीं देते? वहीं प्रशांत भूषण और स्वरा भास्कर समेत कई लोगों ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया FCRA के तहत रजिस्टर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान जिन सामानों की पूजा करते हैं उन्हें आग लगाना किसानों को अपमानित करना है। विपक्षी दल ना तो किसानों के साथ हैं और ना ही सैनिकों के साथ। केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता है कि किसान खुले बाजार में अपनी उपज न बेच पाए। हमारी सरकार ने श्रमिकों और किसानों को सशक्त करने के लिए कृषि बिल में सुधार किया है। कल दिल्ली के इंडिया गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। इस मामले में पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लन समेत यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महत्वाकांक्षी नमामि गंगे मिशन के 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में सीवरेज शोधन संयंत्र यानी STP का डिजिटल लोकार्पण किया। हरिद्वार के चंडी घाट में निर्मित गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 4 वर्ष पहले POK में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। विपक्षी दलों के सबूत मांगने के मुद्दे पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। आज बड़ा खास दिन है क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपके दिल का हालचाल जानेंगे। आपका दिल कभी घबराता होगा, कभी टूटता भी होगा, कभी आपका दिल कहीं पर नहीं लगता होगा तो कहीं पर लगता होगा। ये सभी भावनाएं दिल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हम एक ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन आपसे यह भी सवाल पूछेंगे कि आपने आखिरी बार अपने दिल से बात कब की थी? आपने आखिरी बार अपने दिल की बात कब सुनी थी? आपका दिल आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है? आपका हृदय
यानी आपका दिल दिन रात धड़कता है, 24 घंटे बिना रुके मेहनत करता है और यह सिलसिला आपके जीवन के आखिरी पलों तक चलता रहता है। जिस दिन यह दिल धड़कना बंद कर देगा उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक आपका यह दिल है, आपका यह हृदय है, तब तक आप हैं। यानी दिल जीवन की शुरुआत से इसके अंत तक आपके लिए अथक परिश्रम करता है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर आप यह बताइएगा कि क्या आप अपने दिल का ख्याल भी उसी तरह से रखते हैं जैसे आपका दिल आपका ख्याल रखता है। अगर आपका जवाब ना है तो हमारा आज का विश्लेषण आपके लिए ही बना है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी ताकि हृदय रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसलिए आज हम न सिर्फ आपको हृदय को स्वस्थ रखने के तरीके बताएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि क्यों दूसरों का दिल जीतने से पहले आपको अपना दिल भी जीतना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो संकट और समस्याओं के इस दौर में आपके दिल को हल्का करेगी और आपके चेहरे पर शायद मुस्कुराहट भी लेकर आएगी। क्योंकि जब भी आप मुस्कुराते हैं, जब भी आप खुलकर हंसते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप गहरी सांसें लेने लगते हैं और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है और आपका शरीर तरोताजा महसूस करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और जिस प्रकार सूर्य की वजह से ही जीवन संभव हो पाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय हमारे जीवन का आधार है और ये हमारी भावनाओं का भी केंद्र है। इसलिए हृदय और दिल दोनों का विश्लेषण आज हम करेंगे। वैसे तो हृदय शरीर का एक अंग मात्र है, एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन है तो अंग ही, लेकिन भावनाओं से जुड़ा होने की वजह से कविताओं, कहानियों, शेरो शायरी और फिल्मों में भी दिल को बहुत महत्व दिया गया है। हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी चीज या जगह का केंद्र, और जो दिल हमारे शरीर में धड़कता है वही हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसलिए जब आप खुश या दुखी होते हैं या फिर आपको डर लगता है या घबराहट होती है तो तुरंत इसका असर सबसे पहले आपके दिल पर पड़ता है और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल बहुत खुश है। जब आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल टूट गया। जब आपको कहीं अच्छा लगता है तो आप कहते हैं यहाँ मेरा दिल लगता है। लेकिन जब आपका दिल कहीं नहीं लगता है तो भी आप कहते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। इसलिए आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आजकल जब लोग किसी को मोबाइल फोन पर कोई मैसेज भी भेजते हैं और वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक पल के लिए तो मुझे हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा आजकल इमोजीज में भी जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, इमोजीज के जरिए जब आप फोन के जरिए कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को दिल भेजते हैं, हार्ट भेजते हैं। लेकिन क्या आप इस हार्ट के बारे में सोचते भी हैं? कोई किसी की बात पर खुश होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल जीत लिया। कोई दुखी होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई भावनाओं की कदर नहीं करता तो उसे हम पत्थर दिल कहते हैं। जो दूसरों को रिझाने की कला जानता है उसे दिल फरेब कहते हैं। जो लोगों को खुश करना जानता है और जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो दोस्तों का दोस्त होता है, उसे दिलदार कहते हैं। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि दिल में दर्द सा है, दिल नहीं लगता, दिल टूट गया है, दिल आ गया है, दिल ले गया, दिल खुश हो गया, या फिर कई बार कहते हैं दिल मांगे मोर। और इसके बाद कई बार यह भी कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया। यानी दिल एक है लेकिन उसके प्रयोग अनेक हैं। अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप अपने दिल से निकली हुई आवाज को प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और उसके आधार पर ही लोगों को बताते हैं। और इसका जो आखिरी कड़ी जो इसकी है वो ये है जब आप किसी को कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और जीवन समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया में हर चीज दिल से जुड़ी हुई है। जीवन भी दिल से जुड़ा है और मृत्यु भी दिल से जुड़ी है। अगर दिल में टीस ना हो, अगर आपका दिल हर जगह लगता हो, अगर आपका दिल खुश हो तो आपको दिल का दौरा
कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल कांच की तरह नाजुक होता है और इसके टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सारी बातें आपने अपने जीवन में जरूर महसूस की होंगी। आपका दिल कभी टूटा भी होगा, आपका दिल कभी खुश भी हुआ होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां आपका दिल लगता होगा, कुछ जगह ऐसी भी होती होंगी जहां आपका दिल नहीं लगता होगा। और आपके अंदर एक डर ये भी आपको सताता होगा कि कहीं एक दिन आपको इसी दिल का दौरा ना पड़ जाए, ये दिल कहीं रुक ना जाए। इस समय दुनिया संकट के जिस दौर से गुजर रही है उसकी वजह से लगभग हर इंसान का दिल आजकल बड़ा भारी है। सबको भविष्य की चिंता सता रही है और लोग पूछ रहे हैं कि यह मुश्किल दौर कब खत्म होगा। दौर कैसा भी हो, एक ना एक दिन वो बीत ही जाता है। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी हो सकता है कि आपके रास्ते में असफलताएं आड़े आ रही हों, लेकिन नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। गम की शाम कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो शाम है, इसलिए एक न एक दिन बीत ही जाएगी और सवेरा जरूर होगा। ऐसा सवेरा जिसे देखकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। जीवन में मेहनत कैसे करनी चाहिए और कैसे बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, ये आप अपने दिल से, अपने हृदय से सीख सकते हैं। और आप सबके शरीर में एक एक हृदय है जो लगातार बिना रुके काम कर रहा है और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। दिल आपके लिए बहुत दिल लगाकर मेहनत करता है, इसलिए इसके बारे में आज आपको कुछ तथ्य जरूर जानने चाहिए। इसलिए आज अपने दिल को समझिए। आपका दिल आपका सबसे पक्का दोस्त है। आपका दिल हर रोज 1,15,000 बार धड़कता है और एक एक धड़कन बेशकीमती होती है। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमाते हो, आप एक धड़कन का भी नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि इसी पर आपका जीवन टिका हुआ है। आपका हृदय एक दिन में 7,500 लीटर खून शरीर में पंप करता है और आपके हृदय का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। लेकिन पुरुषों का दिल महिलाओं के मुकाबले 60 ग्राम ज्यादा भारी होता है। यह तो वजन की बात है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष आसानी से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। हृदय शरीर की सभी धमनियों तक रक्त पहुंचाता है, खून पहुंचाता है और इन धमनियों की लंबाई 96,000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। औसतन जीवन भर में, यानी आपके पूरे जीवन काल में औसतन आपका दिल 250 करोड़ बार धड़कता है। 250 करोड़ बार। शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए आपके हृदय को लगभग उतनी ही शक्ति लगानी पड़ती है जितनी शक्ति आपको टेनिस की एक बॉल को पूरी तरह दबाने में लगानी पड़ती है। यानी दिल का काम आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपने दिल का ख्याल रखिए। हृदय रोग भारत में होने वाली मौतों के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारियों की वजह से होती है। 17 लाख लोग हर साल मरते हैं दिल की बीमारियों से। इनमें से 50% हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है, जबकि इनमें 25% लोग 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2030 तक, यानी अब से 10 साल बाद, भारत में हृदय रोगों की वजह से हर साल 2.5 करोड़ लोग मरने लगेंगे। 2.5 करोड़ लोग हर साल, सोचिए, यह बहुत बड़ी संख्या है। कोरोना वायरस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक जमाने में दिल से जुड़ी बीमारियां ज्यादा उम्र के लोगों को ही हुआ करती थीं और हार्ट अटैक के शिकार भी ज्यादातर बुजुर्ग ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल युवा भी बड़ी संख्या में हृदय रोगों का शिकार होने लगे हैं और इसकी वजह है आजकल का भागदौड़ भरा जीवन, खाने पीने की गलत आदतें, शराब और सिगरेट का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा तनाव, काम का प्रेशर, रिश्तों में कड़वाहट, डिप्रेशन और एंजाइटी। डॉक्टर्स की सलाह है कि अब 20 से 39 वर्ष के युवाओं को भी समय समय पर अपने हृदय की जांच करवाते रहना चाहिए। इसलिए आप अगर 20 से 39 साल के भी हैं और आपको लगता है कि आप युवा हैं, अभी तो आपकी कुछ उम्र ही नहीं है, तो भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपको अपने हृदय की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। कोरोना वायरस के दौर में हृदय रोगों का खतरा और भी बढ़ गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना वायरस के इस दौर में भारत में दिल के मरीजों की संख्या 10 से 20% तक बढ़ गई है। यह संख्या इसलिए भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अस्पतालों में जगह न होने की वजह से और संक्रमण के डर से बहुत सारे लोग
आजकल अस्पताल जाने से और वहां जांच कराने से बच रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने यह चिंता जताई है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस लोगों के हृदय पर भी बुरा असर डाल रहा है। डॉक्टर फाउची के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल में सूजन आ सकती है, हृदय में सूजन आ सकती है और अक्सर इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। यहां तक कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं, उनके हृदय को भी संक्रमण की वजह से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर फाउची का कहना है कि कई मामलों में तो हृदय को पहुंचे नुकसान की भरपाई शरीर कर लेता है, लेकिन कई मामलों में हृदय को हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। इसलिए कोरोना वायरस के दौर में दिल को स्वस्थ रखना और भी जरूरी हो गया है। ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी खबर आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी खबर आपकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज हमें यह लगा कि सबसे पहले आपके जीवन के बारे में, आपके जान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना के दिल वाले कनेक्शन पर हमारी ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल शब्द सुनकर आपके दिल में कुछ ऐसी तस्वीर उभरती होगी। अपने जीवन की हर भावना को आप इसी दिल से जोड़कर देखते हैं। दिल दीवाना भी है, पागल भी है और मासूम भी। दिल में दर्द भी होता है और दिल को प्यार भी आता है। खुशी, गम, प्यार, नफरत, हर एहसास को हम दिल से ही जोड़कर देखते हैं। दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर ओन हार्ट। दिल का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई वाइफ। तो मोस्टली यही आता है कि रोमांटिक सा एक एनवायरनमेंट होगा, या यू हैव मतलब आपका कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। दिल का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? सीधा बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन शरीर में खून पंप करने वाली इस सबसे अहम मशीन दिल को भी देखभाल की जरूरत होती है, और कोरोना संक्रमण के दौर में ये अहमियत और भी बढ़ गई है। एक तो ये समझने की बात है कि हार्ट पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि कोरोना जल्दी पकड़ता है, उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, बट ये जरूर है कि जो अगर होता है तो बहुत सीवियर होता है और ओकेजनली उसी से जान भी जा सकती है। तो ये तो क्लियरली है। और प्लस ये भी देखा गया है कि कोरोना जब होता है तो लंग्स को तो इफेक्ट करेगा ही, बट उसमें ये भी है कि हार्ट को भी इफेक्ट 20% लोगों में करता है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ये भी देखने में आया कि जो लोग दिल के मरीज नहीं हैं, उनके दिलों पर कोरोना संक्रमण की वजह से बुरा असर पड़ा है। स्टडी ने भारत में दिल के मरीजों की चिंता को बढ़ा दिया है। स्टडी में 45 से 80 वर्ष की आयु के रोगियों पर अध्ययन किया गया और कोरोना के दिल पर पड़ने वाले असर से जुड़ी समस्याओं को देखा गया। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य हृदय गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच होती है, लेकिन 7 कोरोना पॉजिटिव रोगियों में हृदय की अधिकतम गति 42 बीट्स प्रति मिनट और न्यूनतम 30 बीपीएम यानी बीट्स प्रति मिनट थी, जो कि बहुत कम थी। इन 7 मरीजों में से 5 को पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ी। ये सभी मरीज दिल की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन इनके टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें मरीज के परिवार वाले हार्ट अटैक के शक में उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन बाद में पता चला कि मरीज को हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है, यानी खून जम गया है। क्योंकि कोरोना वायरस हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी के अंदर, इम्यून रिएक्शन को जनरेट करता है, मायोकार्डाइटिस करता है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो हमारे कंडक्शन सिस्टम पर, यानी जो करंट वाला सिस्टम है, जो हार्ट को बीट कराता है या हार्ट की रिदम को जनरेट करता है, उस पर भी एक असर डाल रहा हो। कोरोना दिल की मांसपेशियों की सूजन बढ़ा देता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उनमें खून जमने लगता है। सामान्य मरीज में सर्दी जुकाम आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन दिल के मरीजों की सांस इस वजह से फूलने लगती है और मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना काल में फेफड़े और दिमाग के साथ साथ दिल के मरीज भी फिलहाल खराब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन कोरोना का संक्रमण होने पर दिल के मरीजों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्हें तनाव से दूर रहना चाहिए।
अपनी सभी दवाएं समय पर लेनी चाहिए। ताजा और गर्म खाना खाएं। रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें। रोज सैर करें और हल्की एक्सरसाइज करें। दिल के मरीज अगर कोरोना के डर की वजह से अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। लक्षणों को नजरअंदाज न करें। पहले फोन पर डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो अस्पताल जाने में देर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि हिंदी फिल्मों के टाइटल्स में, उनके गानों में, डायलॉग्स में और शेर व शायरी में अक्सर दिल का प्रयोग जरूर होता है। भारत में कैसे कई फिल्मों के नाम दिल पर आधारित होते हैं ये भी आपने देखा होगा। ऐसे ही कुछ फिल्मों के पोस्टर्स इस समय आप देख रहे हैं। ये वो सारी फिल्में हैं जिनके टाइटल्स दिल पर आधारित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से लेकर आपकी फिल्मों तक। यानी दिल के बिना हर बात अधूरी है। अब आप जल्दी से अपने हृदय को स्वस्थ रखने के कुछ टिप्स नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखने जाते हैं, जब आप कोई दिल से संबंधित गाना सुनते हैं, दिल से संबंधित टाइटल वाली फिल्म देखते हैं, तो आप सिर्फ भावनाओं के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि दिल सिर्फ भावनाओं का नाम है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसका नाम है। लेकिन दिल और हृदय के बीच में भी बहुत गहरा संबंध है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। जैसे बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में दिल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना ही आपके हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साइकिलिंग और व्यायाम के जरिए भी आप इस उम्र के लोग अपने दिल को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर 0 से 20 वर्ष की उम्र वाले लोगों को क्या करना चाहिए अपने दिल से दोस्ती करने के लिए, यह हम आज आपको दिखा रहे हैं। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद आकर शुरू किए हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप रनिंग और साइकिलिंग ना करें, बल्कि सुबह शाम ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से चहलकदमी करें, तेज चलें और जिम में भी हल्के फुल्के व्यायाम ही आपको करने चाहिए। 21 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए। 21 से 40 साल, याद रखिएगा। बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह यह निवेश आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छा रिटर्न देता है, यानी आप बुढ़ापे में स्वस्थ बने रहते हैं। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए सारे टिप्स अपनाना जरूरी है, क्योंकि तेजी से बदलते लाइफस्टाइल ने लोगों के दिल को कमजोर बना दिया है। पिछले साल दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में एक स्टडी की गई थी, जिसके मुताबिक यहां रहने वाले 64% लोगों को हृदय रोग होने का खतरा है। फिर से सुन लीजिए, 64% लोगों को हृदय रोग का खतरा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गलत लाइफस्टाइल। जानकार ये कहते हैं कि 90% से ज्यादा दिल की बीमारियों के लिए धूम्रपान और शराब पीने जैसी बुरी आदतें जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपका दिल आपसे बहुत जल्दी नाराज हो जाएगा। यहां तक कि टेलीविजन, मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। कनाडा में हुई एक स्टडी के मुताबिक जंक फूड, ज्यादा नमक और ज्यादा तेल वाला खाना खाने वालों में भी दिल की बीमारी का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय जीवन भर आपका साथ दे, तो आपको भी दिल पर हाथ रखकर यह कसम खानी होगी कि आप अपने हृदय का जीवन भर ख्याल रखेंगे। तो ये तो दिल के बारे में हमने आपको टिप्स दे दिए। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास दिल है, जो अपने दिल से बात करते हैं, जो अपने दिल की बात सुनते हैं। अब हम आपको दिल तोड़ने वाली एक खबर का विश्लेषण दिखाएंगे। यह खबर उन लोगों के बारे में है जिनके पास दिल है ही नहीं, या जो पत्थर दिल है। यह खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई है। यहां 2 हफ्ते पहले गैंगरेप का शिकार हुई 19 साल की एक लड़की की आज दिल्ली में मौत हो गई। यह लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। लड़की को जब इलाज की जरूरत थी तब उसे थाने में रखा गया और 14 सितंबर को जब
ये पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी तब उसके रिश्तेदार उसे पास के एक अस्पताल में लेकर गए। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ गला दबाने और SC/ST एक्ट के तहत ही मामला दर्ज किया। गैंगरेप की धारा लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे 8 दिन लग गए। 22 सितंबर को लड़की का बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने गैंगरेप की धारा लगाई और 27 सितंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद इस लड़की को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज सुबह इस लड़की की मौत हो गई। आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे यकीन है आपको आज निर्भया के बारे में याद आ रहा होगा। आपको निर्भया याद आ रही होगी। आपको वर्ष 2012 का दिसंबर महीना याद आ रहा होगा जब निर्भया के साथ भी यही हुआ था। हाथरस जिले की पुलिस ने यह बताया है कि पीड़ित के भाई की ओर से 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि 19 सितंबर को लड़की ने छेड़खानी की बात बताई थी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। फिर 22 सितंबर को अलीगढ़ के अस्पताल में गैंगरेप की बात इस लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराई, यानी गैंगरेप की बात बाद में बताई। पुलिस का यह भी कहना है कि वो अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि इस लड़की ने 3 बार अपने बयानों को बदला है। हुई घटना के आधार पर पीड़िता के भाई द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना चंदवा में FIR दर्ज कराई गई। 307 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिनों पश्चात लड़की द्वारा पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़खानी की घटना भी हुई थी। उसी एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि पहले दिन नाम बताया था। उस आधार पर धारा में वृद्धि की गई। उसके पश्चात पुनः जब लड़की होश में आई तो उसने बताया कि पूर्व में उसे ध्यान नहीं आया था और 3 लोग और इस घटना में शामिल थे और 376 का मुकदमा पंजीकृत और 376 धारा की वृद्धि की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने की शेष जल्दी आ जाएगी। पुलिस का पक्ष हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पुलिस अपनी सफाई में अब चाहे जो दलील दे, लेकिन आज का सच यह है कि बीते 2 हफ्ते से अस्पताल दर अस्पताल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। अब हम आपको इस पीड़ित के पिता का बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि निर्भया गैंगरेप के बाद से अब तक यानी 8 वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कानून व्यवस्था में कुछ नहीं बदला। जो दर्द निर्भया के पिता का था, उनकी परिवार का था, वही हाथरस की इस महिला के पिता का भी है। आप सुनिए। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में न होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये पिता का दर्द है। कुछ ऐसे ही शब्द और कुछ ऐसी तरह की भाषा आपने बीते 8 वर्षों में कई बार निर्भया के माता पिता से भी सुनी होगी और भी लड़कियों के माता पिता से सुनी होगी जो इसी तरह शिकार हुई हैं। आप आज एक बार फिर निर्भया की मां का वो दर्द सुनिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि 8 वर्षों में हमारे देश में कुछ नहीं बदला है। मैं संघर्ष कर रही हूं, आगे भी करूंगी, लेकिन मैं आप पूरे समाज से ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा कानून है, हमें मौके मौके पे ये बताया जाता है कि नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, कानून बदल गया, उनको फांसी की सजा का प्रावधान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ, जो भी बदला गया, वो सिर्फ और सिर्फ कानूनों में है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो मुजरिम हैं, उन्होंने क्राइम किया, उनको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे भी गुनहगार हमारा सिस्टम है। इतना कुछ होने के बावजूद भी निर्भया की घटना हुई, उसके बाद हजारों बच्चियों के साथ क्राइम हुआ, हमारे सैकड़ों बच्चियों को कोई जिंदा जला के मार दी गई, कोई कैसे मार, लेकिन हमारा सिस्टम नहीं बदला। तो अब आप सोचिए, आज जो हम बात आपसे करने वाले हैं वो ये है कि
2012 में जो कुछ हुआ था तब ऐसा लगा था कि ये पूरा देश जाग उठा है, लेकिन 2020 में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि देश का समाज एक बार फिर से नींद में चला गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिसंबर 2012 की वही तस्वीरें हैं जिनके हम सब गवाह रहे हैं। उस समय पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर आया था और ऐसा लग रहा था कि भारत अब जाग गया है और अब भारत में एक भी महिला रेप या हिंसा का शिकार नहीं होगी। दिल्ली का इंडिया गेट उस गुस्से का ग्राउंड जीरो बन गया था। ये दिसंबर 2012 की तस्वीरें हैं जब निर्भया गैंग रेप का कांड लोगों के सामने आया था। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। भीड़ देखिए आप, लोगों का गुस्सा देखिए आप। और तब ऐसा लगता था कि समाज अब जाग चुका है, अब दोबारा ऐसी घटना कभी नहीं होगी। आपको याद होगा उस समय बॉलीवुड की कई बड़ी सेलिब्रिटीज भी इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनी थी। उस समय जया बच्चन, शबाना आजमी, दीपिका पादुकोण सहित तमाम फिल्म स्टार्स ने कैंडल मार्च निकाले थे। ये सब उसी जमाने की तस्वीरें हैं। सड़क से लेकर संसद तक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था कि अब देश बलात्कार जैसी एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद नए नए और कड़े कानून बनाए गए, फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन हुआ, लेकिन असल में रेप की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2012 में प्रतिदिन बलात्कार की 68 घटनाएं होती थीं, जिसकी संख्या 2013 में यानी अगले ही वर्ष बढ़कर 92 हो गई। 2014 में और बढ़ गई, 100 रेप के मामले रोजाना दर्ज हुए। वर्ष 2016 में रोजाना 106 रेप केस दर्ज होने लगे। इन आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे एक तर्क यह भी है कि निर्भया केस से पहले रेप के बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद लोग जागरूक हो गए। कानून सख्त होने और समाज में जागरूकता बढ़ने से इन मामलों की शिकायतें ज्यादा होने लगी। लेकिन बतौर समाज आखिर कब तक हम आंकड़ेबाजी के नाम पर हकीकत से इनकार करते रहेंगे? निर्भया का जो पूरा मामला था वो दिल्ली में हुआ था, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। और ये जो मामला अब हुआ है निर्भया के 8 साल बाद, ये दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर एक जगह है हाथरस, उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ है। 2 दिन पहले हमने डॉटर्स डे धूमधाम से मनाया था। देश की बेटियों को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कही गई थीं, तस्वीरें शेयर की गई थीं, बेटियों के सुनहरे भविष्य की कामना की गई थी। लेकिन क्या एक समाज के तौर पर हम देश की बेटियों को आज यह आश्वासन दे सकते हैं कि अब बस और नहीं? अन्याय के खात्मे का कोई टाइम टेबल क्या हम तय कर सकते हैं? हाथरस जैसी गैंगरेप की घटनाएं पूरे देश को शर्मसार करती हैं, इंसानियत को दागदार करती हैं। इसी गुस्से के बीच तुरंत न्याय की मांग भी बीच बीच में उठती रहती है, इंस्टेंट जस्टिस। और जब हैदराबाद की घटना के बाद आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है, तब समाज का वो चेहरा सामने आता है जिसमें वो पुलिस पर फूल बरसाते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपको याद होगा हैदराबाद में भी 2019 में एक गैंगरेप हुआ था और उसके बाद एक एनकाउंटर में इस गैंगरेप के आरोपियों को वहां की पुलिस ने मार गिराया था। और उसके बाद पुलिस के ऊपर, उन पुलिस सिपाहियों के ऊपर जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था, लोगों ने फूल बरसाए थे, उनका स्वागत किया था, उनके लिए तालियां बजाई थी। और ऐसा लगा था कि पूरे देश को इंस्टेंट जस्टिस का ये तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि देश के लोग ये जानते थे कि अदालतों में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये मामला थानों तक चला गया तो उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या आज सवाल ये है, क्या हमारे देश में इसीलिए लोग इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं? इस घटना के बाद इंस्टेंट जस्टिस की बहस देश में छिड़ गई थी और जनमानस के बीच जो भावनाएं दिखाई दी, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत न्याय समाज की पहली पसंद है, फिर चाहे वो किसी अपराधी की गाड़ी पलटने का मामला ही क्यों ना हो। कानून की सैकड़ों धाराओं और अदालती सिस्टम में उलझी हमारी न्याय व्यवस्था में यदि बड़े बड़े सुधार नहीं हुए तो इंस्टेंट जस्टिस का दबाव हमारी कानून व्यवस्था पर हर रोज, हर एक घटना के बाद ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक लोकतंत्र तभी मजबूत बन सकता है जब वहां महिलाओं को सम्मान मिलता हो। और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो समाज है, हमारे जो
संस्कार हैं। उन संस्कारों में हमें यह सिखाया गया है, हमारे यहाँ कन्या की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। जिस समाज में महिलाओं को देवी समान माना जाता हो, उस समाज में यह सब कैसे हो सकता है? आप कभी इसके बारे में सोचिएगा और यह भी सोचिएगा कि हमारे समाज में ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम वहां के विपक्ष का भी होता है। अब हम लोकतंत्र की बात पर आते हैं। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कमजोर है तो विपक्ष भटका हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। संसदीय परंपरा में यह जरूरी है कि विपक्ष सरकार के कामकाज की आलोचना करे, लेकिन सुधार के लिए सुझाव भी देने चाहिए। सरकार के विरोध के नाम पर पिछले 7 वर्षों में विपक्ष भटका हुआ नजर आता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध कर रहा है उस पर अब शक होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की इसी सोच पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने आज क्या कहा, विपक्ष के बारे में आपको सुनना चाहिए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी, लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ, और न ही देश के वीर जवान के साथ है। 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था, लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका यही है, बस विरोध विरोध विरोध। तो चिंता की बात हमारे देश के लिए यह है, आप सब लोगों के लिए यह है कि हमारे यहाँ अब हर चीज पर राजनीति होने लगी है। हमारे यहाँ सेना पर राजनीति होती है, हमारे यहाँ अगर कोई बलात्कार का मामला सामने आ जाए उस पर राजनीति होती है, हमारे यहाँ किसानों पर राजनीति होती है। यानी किसान पर भी राजनीति हो रही है और सैनिक पर भी राजनीति हो रही है और महिलाओं पर भी राजनीति हो रही है। आज हमने आपको हाथरस की जो घटना बताई है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस पर भी राजनीति होगी। ये देखा जाएगा कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, ये देखा जाएगा कि मरने वाली जो लड़की थी उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, फिर ये देखा जाएगा कि ये किस पार्टी के एजेंडा को सूट करती है, और फिर उस हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दल इस लड़की के ऊपर भी राजनीति करेंगे। जैसे किसानों पर राजनीति हो रही है, अब यही राजनीति आपको हाथरस में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। हम आपको आज से ही सावधान कर रहे हैं। आज हमने आपको जानबूझकर इस लड़की के बारे में बताया तो सब कुछ, क्योंकि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही।
हमें उसके पूरे परिवार के साथ बहुत संवेदनाएं हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पूरे परिवार को न्याय दिलाएं। वो लड़की तो अब हमारे बीच में नहीं रही, जिसका हमें बहुत दुख है। आप सबको भी उसका दुख जरूर होना चाहिए, लेकिन इस बार सिर्फ दुखी होने से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें इंसाफ भी मांगना होगा, इस बार हमें अपने पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ानी होगी और इस बार हमें यह भी देखना होगा कि इस मामले पर भी कौन कौन राजनीति करता है। जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, हमने इस बार यह तय किया कि हम आपको उस लड़की की जाति के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, वो किस वर्ग से आ रही थी उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम इस पूरे मामले को भटकाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई और पार्टी, कोई और राजनीतिक दल या देश के कुछ नेता इस पर भी राजनीति करने लगे। और आप सबको भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार हाथरस के इस मामले पर राजनीति मत होने दीजिएगा और हम जी न्यूज़ की तरफ से देश को, आप सबको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि इस लड़की को और इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा हम ये कोशिश लगातार दिनों दिन, महीनों, अगर महीने लगेंगे तो महीनों तक हम करते रहेंगे। अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं। सोवियत संघ से अलग होकर बने देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आजकल युद्ध चल रहा है। ये दो देश हैं जो सोवियत संघ से ही टूटकर बने हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, और अब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और इस युद्ध में अब टर्की भी शामिल हो गया है। आज टर्की के एक F-16 फाइटर जेट ने आर्मेनिया के एक सुखोई फाइटर जेट को मार गिराया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले में आर्मेनिया के पायलट की मौत हो गई है और आर्मेनिया का दावा है कि इस F-16 फाइटर जेट ने अजरबैजान की सीमा से उड़ान भरी थी। हालांकि टर्की ने इस हमले से इनकार किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इस युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है। रशिया और फ्रांस जैसे देश आर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं, जबकि टर्की जैसे देश अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं तनाव अगर बढ़ गया तो ये बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। सबसे पहले आपको इस युद्ध का हम लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित इलाका है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। अजरबैजान इस इलाके को अपना इलाका मानता है। हालांकि वर्ष 1994 से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। पिछले 2 दिन में युद्ध में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल हैं। इनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। दोनों देश इस युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, टैंक्स और तोपखाने का भी इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। तो आपने देखा पूरी दुनिया जहां कोविड-19 से युद्ध लड़ रही है, कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रही है, यह देख रही है कि अपने देश के अलग अलग देश के लोग, ये सरकारें सोच रहे हैं कि अपने लोगों की जान कैसे बचानी है। वहां पूरी दुनिया में इस समय एकमात्र युद्ध जो चल रहा है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा है। पूरी पृथ्वी पर इस समय यही एक युद्ध चल रहा है। आर्मेनिया का दावा है कि टर्की शुरू से ही अजरबैजान की सेना के साथ युद्ध में शामिल है। दोनों देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना युद्ध भी चल रहा है। स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि करना अभी किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग सोर्सेज से इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। अब तक ये युद्ध नागोर्नो काराबाख के इलाके में सीमित है, लेकिन अब डर यह है कि ये दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। यानी ये सीमित युद्ध के बाद एक फुल स्केल यानी पूर्ण युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। और ऐसे समय में दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, चाहे दो देशों के बीच पूर्ण युद्ध दुनिया के लिए
शुभ संकेत नहीं है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये दोनों देश युद्ध आखिर कर क्यों रहे हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान को आजादी मिली थी। तब सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान को सौंप दिया था। 1980 के दशक में नागोर्नो काराबाख की संसद ने खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। यानी ये इलाके के जो लोग थे, ये अजरबैजान के साथ नहीं रहना चाहते थे, ये आर्मेनिया के साथ रहना चाहते थे और उनकी संसद ने उसके पक्ष में वोटिंग भी की। इसके बाद संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। फिर वर्ष 1994 में आर्मेनिया की सेना ने नागोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा कर लिया। 1994 में नागोर्नो काराबाख का क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। वहां की ज्यादातर आबादी ईसाई है, क्रिश्चियन है और ये लोग आर्मेनिया के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है, क्रिश्चियन कंट्री है। और वहां के जो मुस्लिम तुर्क हैं वो अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं। यानी जो क्रिश्चियन हैं वो आर्मेनिया के साथ जाना चाहते हैं और जो मुस्लिम तुर्क हैं वो अजरबैजान के साथ जाना चाहते हैं। अजरबैजान की जनसंख्या में मुसलमान बहुसंख्यक ज्यादा है। जनसंख्या जो है वहां की वो मुसलमान बहुसंख्यक ज्यादा है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म के आधार पर चल रहा है। एक तरफ अब वो देश आ जाएंगे जो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो इस्लाम का समर्थन करते हैं। और इसीलिए टर्की, क्योंकि वो इस्लाम का अपने आप को चैंपियन मानता है, इसलिए टर्की जैसे देश जो हैं वो अजरबैजान का इस समय समर्थन कर रहे हैं और रशिया जैसे जो देश हैं वो आर्मेनिया का साथ दे रहे हैं। यहां हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको इस युद्ध के बारे में भी और जानकारी देंगे, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल का पर्दाफाश करेंगे। यह बहुत बड़ा खुलासा है और आज आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। आज आपको यह पता चल जाएगा कि ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज जब भारत में आती हैं तो ये भारत के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आती, भारत के लोगों का विकास करने के लिए नहीं आती। ये अपना एजेंडा लेकर आती हैं और इनका एजेंडा है भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग को और ज्यादा मजबूत करना और भारत के टुकड़े टुकड़े करना, भारत को कमजोर करना। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है और आज इनकी हकीकत आप इस ब्रेक के बाद ठीक 10 बजे देख पाएंगे। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और
योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने डीएनए के जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें कि आज हम एक बहुत बड़ी खबर का विश्लेषण आपके सामने करने वाले हैं अब से थोड़ी देर के बाद, और वो खबर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। नाम इसका बहुत बड़ा है लेकिन काम इसके बहुत छोटे और तुच्छ हैं। और आज हम इसी एनजीओ के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे देश में ये जो बड़ी बड़ी एनजीओज आती हैं असल में इनका मकसद देश को कमजोर करने का होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये भी दुनिया की एक बड़ी खबर है, उसके बारे में बताते हैं। इन दोनों देशों की लड़ाई को ईसाई और मुस्लिम धर्मों के बीच वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। हालांकि कई देश अपने अपने हितों के हिसाब से इनका समर्थन या विरोध कर रहे हैं। टर्की इस युद्ध में अजरबैजान के साथ है। अजरबैजान में बड़ी संख्या में टर्किश मूल के लोग रहते हैं। आर्मेनिया ने टर्की पर इन हालात को और बिगाड़ने का आरोप लगाया है। टर्की के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अजरबैजान को अपना समर्थन दिया है। टर्की और पाकिस्तान मिलकर खुद को दुनिया के मुस्लिम देशों का नेता साबित करना चाहते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं जहां टर्की जाता है उसके पीछे पीछे वहां पाकिस्तान भी चला जाता है, क्योंकि दोनों अपने आप को इस्लाम की दुनिया का चैंपियन बनाना चाहते हैं। ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया है। ईरान के अमेरिका के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी देश हैं और माना जाता है कि ईरान नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी ताकतवर हो। जॉर्जिया की सीमा आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों से मिलती है। जॉर्जिया की 88% जनसंख्या ईसाई है, लेकिन टर्की के साथ गहरे संबंधों की वजह से जॉर्जिया ने मुस्लिम बाहुल्य देश अजरबैजान का साथ दिया है। फ्रांस ने दोनों देशों को बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी है और फ्रांस में आर्मेनिया से आए लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। रशिया और आर्मेनिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। आर्मेनिया में रशिया का एक मिलिट्री बेस भी है। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अजरबैजान से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। अमेरिका ने हिंसा छोड़कर दोनों देशों को शांति वार्ता करने की सलाह दी है। तो ये तो हमने आपको बताया कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो इस समय किस तरफ खड़े हैं। ईसाई आबादी वाले आर्मेनिया को दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में एक माना जाता है। हालांकि धर्म के आधार पर अब तक आर्मेनिया को मदद नहीं मिली है। हर एक देश अपनी विदेश नीति के हिसाब से आर्मेनिया या अजरबैजान में से किसी एक को समर्थन दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत किसकी तरफ है। भारत के इन दोनों से ही अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत के लिए एक धर्म संकट की स्थिति है। इसी वर्ष भारत ने आर्मेनिया को वेपन लोकेटिंग रेडार बेचा था। इस रेडार की मदद से ही दुश्मन के लोकेशन का सही पता लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आर्मेनिया ने भारत का साथ दिया था, जबकि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। भारत के साथ मजबूत संबंध आर्मेनिया के लिए भी जरूरी हैं। अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया को इस समय भारत की जरूरत है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अजरबैजान पर निर्भर है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में तेल या गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यानी अभी भारत पर इस युद्ध का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तनाव और बढ़ गया तो तेल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। आप इन्हें प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स भी कह सकते हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन को ही अपना पेशा बना लिया है। यानी ये पेशेवर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। ऐसे ही पेशेवर तरीके से भारत सरकार का विरोध करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपने इसका नाम सुना होगा। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं और जब इस संस्था की जांच शुरू हुई तो ये सवालों का जवाब देने की बजाय अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से भाग गई और फिर भारत के बारे में दुष्प्रचार करने लगी। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि उसने भारत में काम करने के लिए जरूरी अनुमति ली ही नहीं है। यानी इतने वर्षों से यह संस्था अवैध तरीके से बिना औपचारिक अनुमति से भारत में ऑपरेट कर रही थी। एमनेस्टी को हर वर्ष विदेशों से करोड़ों रुपए फंड मिलता है और इसके लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी है अपने आप को। लेकिन एमनेस्टी ने यह रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था और भारत सरकार ने इसी आधार पर एमनेस्टी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि भारत में एमनेस्टी 4 अलग अलग नामों से काम कर रही है, अलग अलग नामों से सक्रिय है। पोल खुलने के बाद एमनेस्टी ने आज कहा कि वो भारत में अपना काम अब बंद कर रही है, यानी भारत से एग्जिट कर रही है, क्योंकि भारत सरकार उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। एमनेस्टी और उसके हितैषियों का कहना है कि भारत में अब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि विदेशी संस्था आखिर ऐसा क्या करती थी कि उसके बंद होने से भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन का एक NGO है, यानी ये एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। एमनेस्टी खुद को मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी संस्था बताती है। स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही इसने भारत में अपना दफ्तर खोल लिया था और इस दौरान एमनेस्टी ने भारत में लोगों के मानवाधिकार की रक्षा तो नहीं की, लेकिन इसने भारत को बदनाम करने का काम पूरा दिल लगाकर और मेहनत के साथ किया। यानी वर्ष 1947 में अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन अंग्रेजों की ये संस्थाएं भारत के लोगों को वैचारिक तौर पर गुलाम बनाने में जुटी रही। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, जैसे एक जमाने में क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आकर लोगों की सेवा करने के नाम पर अस्पताल खोलते थे, स्कूल खोलने की बात करते थे, बच्चों को पढ़ाने की बात करते थे और कहते थे कि हम तो भारत में गरीब लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, उन्हें मुफ्त इलाज दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। वो कहते तो ये थे, लेकिन वास्तव में वो धर्मांतरण का काम करते थे। ये काम हुआ करता था क्रिश्चियन मिशनरीज का। अब आज के जमाने में यही काम एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी NGOs करने लगी हैं, वही काम। इसलिए आपको एमनेस्टी की असलियत आज जाननी चाहिए। यह संस्था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ अभियान चलाती रही है। 26/11 के हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के समर्थन में भी इसी एमनेस्टी ने दुनिया भर में अभियान चलाया था। अर्बन नक्सल्स के साथ भी एमनेस्टी काफी सक्रिय रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भी इस संस्था ने काफी बयान जारी किए थे। एमनेस्टी विशेष तौर पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए काम करती रही है। दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुए दंगों के बाद एमनेस्टी ने एक बहुत संदिग्ध भूमिका निभाई। इस संस्था ने दिल्ली दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे दुनिया के तमाम देशों में रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ हिंसा की। इस रिपोर्ट में दंगाइयों को क्लीन चिट दी गई थी और यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी थे, यानी इनमें चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस झूठ के कारण भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अब भी करता है और इसी रिपोर्ट को पश्चिम के मीडिया ने भी छापा और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके समर्थकों का कहना है कि भारत सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि मानव अधिकार संस्था होने का मतलब यह नहीं है कि देश के कानूनों का उल्लंघन किया जाए। सच यह है कि एमनेस्टी ने विदेश से फंड लेने के लिए सिर्फ एक बार वर्ष 2000 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत इजाजत ली थी, सिर्फ एक बार, और इसके बाद 3 बार एमनेस्टी की एप्लीकेशंस नामंजूर की गई हैं क्योंकि वो जरूरी शर्तें पूरी नहीं करती थी। जब उन्हें सरकार से परमिशन नहीं मिली, इसके बावजूद एमनेस्टी अलग अलग रास्तों से फंडिंग पाने में सफल होती रही, यानी गैर कानूनी तरीकों से तब भी बाहर से फंडिंग लेती रही। एमनेस्टी पर भारत में मानवाधिकारों से जुड़े काम करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे इसके लिए भारत के कानूनों का पालन करना होगा। एमनेस्टी को भारत के लोकतंत्र और समाज पर टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। भारत की लड़ाई सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल से नहीं है, यह मामला विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का है। समाज सेवा के नाम पर भारत में विदेशों से करोड़ों रुपए हर साल आते हैं। कोई नहीं जानता इस पैसे का उपयोग कहां होता है, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं यानी ये NGOs अक्सर अपने काम का कोई हिसाब किताब किसी को देती ही नहीं। अब आपको जो आंकड़े बताने जा रहे हैं वो आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि भारत में इस समय कितने NGOs काम कर रहे हैं, तो शायद आप पूरी संख्या ना बता पाए। मैं आपको बताता हूं, भारत में इस समय 31 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड NGOs हैं। फिर से सुन लीजिए, पूरे भारत में 31 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड NGOs हैं। 2015 में CBI ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी। यह प्रश्न उठता है कि भारत जैसे देश में इतने NGOs की क्या आवश्यकता है। भारत में 31 लाख NGOs आखिर कर क्या रही हैं? यानी NGOs की संख्या, इन NGOs की कुल संख्या भारत में कुल स्कूलों से दुगने से ज्यादा है। यानी स्कूल कम है और NGOs उससे डबल है। NGOs की यह संख्या भारत में कुल सरकारी अस्पतालों से 250 गुना ज्यादा है। यानी अस्पताल कम है और NGOs ज्यादा है। भारत में हर 400 लोगों की आबादी पर औसतन एक NGO है। सोचिए, हर 400 लोगों पर एक NGO है, जबकि 700 लोगों की आबादी पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है। मात्र 10% NGOs ही सरकारी नियमों का पालन करती हैं और लगभग 90% NGOs सरकार को अपनी बैलेंस शीट भी कभी दिखाती नहीं, ना ही जमा करती हैं। यानी 90% से ज्यादा NGOs ऐसी हैं जो कभी अपने हिसाब किताब को शेयर नहीं करती, कभी ये नहीं बताती कि उन्हें कितना पैसा मिला, कितना पैसा खर्च किया और किस पर खर्च किया। यानी NGO एक तरह का धंधा बन चुका है। भारत में NGOs की संख्या इतनी ज्यादा है जितनी कि हमें चाहिए भी नहीं। इसी महीने संसद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में बदलाव किया है। इसके बाद से संदिग्ध विदेशी फंड पाने वाले NGOs में खलबली मची हुई है। किसी भी लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियों की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। भारत ही नहीं, दुनिया के और भी कई बड़े देश NGOs के इस खेल को पहचान चुके हैं और परेशान हैं। रशिया, इजराइल, हंगरी और इजिप्ट समेत 40 देशों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। इन NGOs के खिलाफ, इन NGOs को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग के खिलाफ दुनिया के 40 बड़े देश पहले ही ऐसे कानून बना चुके हैं। अमेरिका में भी किसी विदेशी संस्था के वहां की घरेलू राजनीति में दखलंदाजी पर कड़ी रोक है। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है और वो मुद्दा यह है कि बाहर उनकी जो घरेलू राजनीति है उसमें बाहरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश में भी यह एक बड़ा मुद्दा है। अब भारत सरकार भी उसी नीति को लागू कर रही है। इसलिए आज अगर कोई कहता है कि NGO की फंडिंग बंद होने से भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है तो वो सरासर झूठ है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में इन NGOs के जरिए बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार के समय भी इन NGOs के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होती रही है। इस 2009 में फंडिंग में धांधली के आरोप में 883 NGOs को ब्लैकलिस्ट किया गया था। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध के बाद 2012 में यूपीए 2 के दौरान भी संदिग्ध NGOs के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। उस समय 40,000 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। तो आपने देख लिया NGOs का खेल कैसे चल रहा है। इसलिए
इस तरह की एनजीओ से सावधान रहिए। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनका मकसद वाकई देश में विकास करना है, गरीबों की मदद करना है। लेकिन बहुत सारी एनजीओ ऐसी भी हैं जो सिर्फ विदेशों से पैसा इसलिए लेती हैं ताकि वो हमारे देश में, हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर सकें और हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर बना सकें। इनसे सावधान रहिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि आप बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल लगभग हर दिन करते होंगे। आज आपको यह बताना है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती,
समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू,
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बन। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने LOC यानी नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस हमले में भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये कैंप्स LOC से 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रेंज में थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और आज आप सबकी तरफ से हम इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले देश के वीर जवानों को सलाम करते हैं। और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया, जिसमें पड़ोसी देशों को यह समझ में आ गया कि भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सीमा पार भी कर सकता है। वर्ष 1885 में आज ही के दिन पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक ट्रैमवे इंग्लैंड के ब्लैकपूल में शुरू हुआ था। हालांकि हेरिटेज सर्विस के तहत आज भी मार्च से नवंबर के बीच हर वीकेंड पर इस ट्रैमवे को सेवा में लाया जाता है। ब्लैकपूल ट्रैमवे का रास्ता 18 किलोमीटर लंबा है और हर साल लगभग
65 लाख यात्री इससे यात्रा करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1901 में दुनिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने वाले इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी का जन्म हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरुआत में एटॉमिक पाइल के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत करने और उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्ष 1938 में एनरिको फर्मी को रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आप लगभग हर रोज करते होंगे और आज के दिन का बॉल पॉइंट पेन से गहरा रिश्ता है। वर्ष 1899 में आज ही के दिन बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक लैस्लो बायरो का जन्म हुआ था। हंगरी में एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए उन्हें यह आविष्कार करने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली इंक बहुत जल्द सूख जाती है और कागज पर फैलती भी नहीं है, लेकिन गाढ़ी होने की वजह से इस स्याही को फाउंटेन पेन में इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल था। लैस्लो बायरो ने यह देखते हुए एक खास तरह की टिप का आविष्कार किया जिसमें स्याही एक सॉकेट में घूमने वाली छोटी सी बॉल के जरिए कागज पर अपनी छाप छोड़ती थी और इस तरह बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार हुआ। वर्ष 1932 में आज के दिन हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता महमूद अली का जन्म हुआ था। वर्ष 1965 में आई फिल्म भूत बंगला से महमूद ने बॉलीवुड में बेहतरीन हास्य कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 40 साल के अपने फिल्मी करियर में महमूद ने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें पड़ोसन, लव इन टोक्यो, भूत बंगला और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में शामिल हैं। और आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी ताकि हृदय रोगों के प्रति दुनिया में जागरूकता पैदा की जा सके। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। दुनिया भर में दिल की बीमारियों से हर वर्ष करीब 1,77,00,000 लोगों की मौत होती है। भारत में 17 लाख से ज्यादा लोग हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। नमस्कार।